अपने यूट्यूब चैनल MK मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। तो लीजिए आपके कमेंट के आधार पे लेके आ गए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे आंसर के साथ पूरे आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट है, पूरे आंसर यहाँ पे दिए जाएंगे हर क्वेश्चंस के, तो पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और आप यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये बहुत ही मेहनत से मैंने सुबह से लेके अभी तक के बहुत ही मेहनत की है। आज रात के अभी तक के 10 बज रहे हैं, तो बहुत मेहनत से मैंने आपको ये पेपर प्रोवाइड करवाया है। और इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इसको पेपर समझने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि आप इसको पेपर समझ के करेंगे तो आप कल पेपर में आपसे नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आएंगे। तो ये लगभग 50% मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ जाएंगे कि मैंने 50% बोला, मतलब कि यहाँ पे आपके 50 नंबर क्वेश्चन नहीं भी आ सकते। इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए और इसको चेक कीजिए, अपने हिसाब से जो आपका IMP लगे वो क्वेश्चन तैयार कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्जीवाड़ा चल रहा है अभी यूट्यूब पे, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि पेपर तो मैं यहाँ पे पेपर प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी पेपर प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। ये मेरे IMP क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि मैं कोई पेपर नहीं। और आप भी कमेंट करो सर पेपर नहीं प्रोवाइड करा, IMP क्वेश्चन है, तो आप भी इसको पेपर ना समझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में, क्योंकि पेपर लीक करना ये एक अपने गवर्नमेंट के विरुद्ध है, इसलिए वो कार्य मैं कभी नहीं करूँगा। ये मेरा IMP क्वेश्चन है, तो आप उसको देख के जाइए। आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया था, मेरे 7 से 8 साल के अनुभव के आधार पे मैंने पेपर तैयार किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को कहा जाता है, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट यहाँ पे ब्रज भाषा, दूसरा सेकंड यहाँ पे परिष्कृत भाषा, तीसरा अवधी भाषा, और सदुकड़ी पचमेल खिचड़ी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगातार पेपर में बनते हैं। ये आपके हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सदुकड़ी पचमेल जो खिचड़ी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फर्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे पास में है, खंडकाव पथिक निम्न की रचना है, तो किसकी है? त्रिलोचन की है, रामनरेश त्रिपाठी जी की है, या फिर दुष्यंत की है, या फिर कबीरदास की है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3rd नंबर है, निम्न में से छायावादी कवि है। तो निम्न में से छायावादी कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत तो छायावादी कवि नहीं है, दुष्यंत कुमार भी छायावादी कवि नहीं है। तो कौन होगा फिर छायावादी कवि? देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। सॉरी, यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे, गलती से मिस्टेक से बोल दिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे घ है। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को बार देख लीजिए, या फिर आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो डाउनलोड भी करके रख लीजिए, जिससे आप बार इसको देख ले और उससे आपको आसानी से यहाँ पे याद हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर घ है यहाँ पे, इसको ऑब्जेक्टिव आप 2 से 3 बार याद कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन से इसमें से ऑब्जेक्टिव में से आ सकते हैं। लगभग मेरे यहाँ पे जितने मैंने ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, तो लगभग यहाँ से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बन सकते हैं। तो अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है? तो महादेवी वर्मा के, शेखर जोशी के, प्रेमचंद के, जैनेन्द्र कुमार के। तो किसके? तो राइट आंसर आप यहाँ पे देख लेंगे, राइट आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, जो ऑप्शन नंबर 3rd है इसका, प्रेमचंद के यहाँ पे वो पुत्र है। नेक्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ड, कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कुल्हाड़ी से की जाती है, फावड़ा से की जाती है, बसोली से की जाती है, छेनी हथौड़े से की जाती है, किससे की जाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है इसका, कुल्हाड़ी से की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुल्हाड़ी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार के साधन है। तो जनसंचार मतलब कि कम्युनिकेशन, मतलब कि जनसंचार मतलब कि एक दूसरे से बात करना। जैसे जिस प्रकार से आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप मुझे सुन पा रहे हो, आसानी से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, मैं जो सामग्री आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपको मिल रही है, जिसको जनसंचार के साधन बोलते हैं। तो टेलीविजन से भी हमको सूचना प्राप्त होती है, मोबाइल इंटरनेट से भी हमको सूचना प्राप्त होती है, पुस्तक के बाद समाचार पत्र से भी हमको संचार प्राप्त होता है। तो ये सभी हमारे जो तीनों के तीनों है, ये सभी हमारे क्या है? संचार के साधन है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, बहुत ही IMP क्वेश्चन से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर बनता है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त तक के सभी वीडियो को पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे सब्सक्राइबर मिल सके। जिस प्रकार आप यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ाते जाओगे, उतने ही मैं यहाँ पे इंटरेस्ट से आपके लिए आपके कमेंट के आधार पर वीडियो लाता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहूँगा। तो आप बिल्कुल यहाँ पे, और यदि आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो पूरे ओवरऑल MP के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी 3 डेज या 4 डेज पहले ही मैंने ग्रुप बनाया है, क्रिएट किया है, और वहाँ पे मैं ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन जरूर करें। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का है,
चित्रपट संगीत का पर्याय खालिस्तान कहा जाता है, तो यहाँ पे किसको कहा जाता है, लता मंगेशकर को चित्रपट संगीत का कार्यालय पर्याप्त सॉरी पर्याय कहा जाता है लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी हमारी चित्रपट संगीत का पर्याय मतलब कि लगभग बहुत ही अच्छी गाती है, लता मंगेशकर जी फेमस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ख नंबर जो है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र खालिस्तान है, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उदंत मार्तंडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है और बहुत बार लगातार पेपर में बनते रहता है। ये आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी लिख के रख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी ये पेपर में 100% बन सकता है, इसलिए आप इसको अभी से तैयार कीजिए। अब जैसे आपके 6 माह एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद से मैं एक या 2 दिन के बाद में आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे मैं ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। मेरे सारे IMP चैप्टर वाइज मैं ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप उस प्रकार से और वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे, तो आप उसको रोज आप उसको देखेंगे और अपनी तैयारी एग्जाम की करेंगे। तो ग नंबर यहाँ पे है, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं यहाँ पे, वार्णिक छंद कहते हैं या मात्रिक छंद कहते हैं, तो किसको कहते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए एग्जाम के लिए। और घ नंबर जो है, तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है, तो तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति क्या है, लक्षणा है या फिर व्यंजना है। तो यहाँ पे ये तुम तो उल्लू हो मतलब कि तुम तो उल्लू हो, हम उसके लक्षण बता रहे कि कैसे है, उल्लू के जैसे हो, मतलब कि उसको दिन में दिखाई, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं, या फिर किसी को दिन में दिखाई नहीं देता है, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई देता है। उसी प्रकार आपको क्या दिन में दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कोई व्यक्ति होगा उसको बोल दिया होगा कि आपको क्या, मतलब वो कहीं टकरा गया हो तो बोले, उसको बोल देंगे अपन क्या आपको तो कहीं दिखाई नहीं देता क्या दिन में, तो बोले कि मतलब तुम तो उल्लू हो एकदम से, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उसको क्या होता है, लक्षण, उसके लक्षण प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर लक्षणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं मैंने, सारे इंपॉर्टेंट जो भी मेरे पास में परीक्षा दन थी और उसके बहुत सारे अदर्स जो सॉल्यूशंस आते हैं सभी से मैंने और पुराने पेपर्स को भी देखा। हालांकि आपका ये जो कोर्स है ये चेंज हो गया है, लेकिन ग्रामर तो पुरानी होती है, ग्रामर कभी चेंज नहीं होती है, तो ये ग्रामर से के ही क्वेश्चंस हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आते हैं पेपर में घनघोर। और मैं आपको भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी और भी मैंने जो वीडियो में नहीं लिए, मैं आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताऊंगा, वो भी आप करके जाइए, तो और भी आपका पेपर अच्छे से बनेगा। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियां खालिस्तान उभर रही है, तो कौन सी है यहाँ पे, समाज की। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट तक वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन आपकी तैयारी यहीं इसी वीडियो से और कंप्लीट तैयारी होगी। ऐसा जैसी वीडियो मैं प्रोवाइड कराता हूँ यूट्यूब पे शायद ही कोई प्रोवाइड करवाता होगा, तो आपको किसी चैनल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आपको मेरे पास में यहाँ पे सामग्री, भले मैं थोड़ी सामग्री लेट लेके आता हूँ, लेकिन कंप्लीट लेके आता हूँ, इसलिए आपको वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मेरा भी दिन भर का बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मैं दिन भर मेरी ऑफलाइन क्लासेस 8 से 10 घंटे की ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे ऑनलाइन वर्क करता हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है। लेकिन मैं आपको जो भी सामग्री प्रोवाइड करवाऊंगा वो आपको मैं कंप्लीट ही करवाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। कबीरदास जी, धीरज का फल मीठा होता बोलते हैं ना, वैसे ही मेरा भी काम है, तो मैं धीरज से करता हूँ, लेकिन अच्छा ही करता हूँ। कबीरदास जी ने ईश्वर की खालिस्तान सत्ता मानी है, तो किसकी मानी है, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर जो है वो एक ही ईश्वर है, कबीरदास के अनुसार एक ही ईश्वर है। कबीरदास जी एक ही ईश्वर, मतलब बहुत सारे ईश्वर ऐसा नहीं मानते, कबीरदास जी बोलते हैं कि एक ही ईश्वर है। यहाँ पे उसकी सत्ता जो है कबीरदास की वो एक ही है, मतलब कि वो सभी भगवान को एक जैसे मानते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन प्रेमचंद की कहानी खालिस्तान है। तो खालिस्तान है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खालिस्तान कौन सी कहानी है, तो नमक का दारोगा जो है वो, यहाँ पे नमक का दारोगा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंच परमेश्वर है या फिर ये है, तो नमक का दारोगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, बिल्कुल आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस करते रहता हूँ, तो आप सुनिए भी और ये आप क्वेश्चन से भी कर लीजिए। चलिए, बोर लगता होगा तो बताना सर, आप बीच बीच में बहुत बोलते हो, ऐसा बोलना कमेंट में बेटा, अगर आपको बोर लगता होगा तो, और अच्छा लगता होगा तो फिर वो भी बताना। आप फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए अपना, है ना। तो पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो क्या आता है, सत्य है या असत्य। तो पंचवटी तो हमारा क्या है, खंड काव्य है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। पंचवटी हमारा क्या है, खंड काव्य है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पंचवटी जो है वो हमारा महाकाव्य खंड काव्य होता है। तो आप सभी ग्रामर्स के जो क्वेश्चन से मैं आपको वैसे ही बोल के बता दूंगा एक दिन, तो सभी मैं, या फिर मैं अभी ग्रामर के, हाँ मैं क्या करूँगा कि इसके बाद आपको जैसे एग्जाम एंड होते हैं, इसके बाद मैं आपको ग्रामर से के क्वेश्चंस के IMP वीडियो दूंगा, उसमें आप अभी से ग्रामर हिंदी और इंग्लिश तैयार करके रखिए, क्योंकि 11th मैथ्स और बायो वाले जो बच्चे होते हैं इनको हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आप अभी से थोड़ा इनफ टाइम निकालिए, थोड़ा टाइम निकालिए। आपके पास में अभी काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी इनफ टाइम है आपके पास में, तो अभी आप टाइम निकालिए, फिर धीरे धीरे आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पे भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास है। तो कौन सा राइट आंसर है? तो भक्ति काल के जो कवि है, कवि सूरदास भी है। सूर मतलब सूरदास, तुलसी मतलब तुलसीदास, मीरा मतलब कि यहाँ पे मीरा जी को आप अच्छी तरह जानते हैं, कबीरदास और कबीरदास भी यहाँ पे। तो ये सभी के सभी क्या है, यहाँ पे भक्ति काल के कवि है। यदि यहाँ से देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन से ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि यदि यहाँ पे भक्ति काल के प्रमुख कवि पूछने के लिए आ गया कि कौन कौन से होते हैं, यदि ये क्वेश्चन नहीं आया सत्य सत्य वाला, मान लो कि अपना ये सत्य सत्य पेपर में नहीं आया, तो फिर अगर उनने मान लो कि बोर्ड वाले ने ये क्वेश्चन बना लिया कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन से होते हैं, तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं भक्ति काल के लिए प्रमुख कवि कौन कौन से होते हैं। तो आपको याद रखना है, सूरदास होते हैं, तुलसीदास है और मीरा है और कबीरदास है। बाकी आपने 4 नाम देख लिए, बाकी बहुत सारे आपके जो बुक है उसमें बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, तो आप उसको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ये चारों कवि आपको पूरे कवि में पता होंगे, तो यहाँ पे उसको सत्य असत्य में आए या फिर वो क्वेश्चन बन के आप उसको राइट कर ही लोगे। तो किस टाइप से पेपर में बन सकता है ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, पुरोहित वसिंधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। तो ये सत्य है, ये भी एक पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस पार्ट से मैंने इस वाले क्वेश्चन को लिया गया था, लेकिन यहाँ से अगर आप दूसरा क्वेश्चन भी वहाँ से बन सकता है, मतलब आप ब्लूप्रिंट में दिया होता कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने वहाँ से इसको सत्य सत्य में 1 नंबर का कर लिया। हो सकता है कि ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बन जाए। तो देख लेना आपने, पुरोहित वसिंधर अपने पुत्र को क्या करता है, पढ़ा लिखा कर बड़ा खालिस्तान आदमी बनाना चाहता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या बनाना चाहता है, वो बड़ा आदमी बनाना चाहता है, ऐसा हो सकता है। तो ये सत्य है या सत्य, सत्य सत्य में भी आ सकता है और खालिस्तान में भी आ सकता है। आप दोनों टाइप से इसको करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 लिया हुआ है, मियाँ नुसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर है। तो ये सत्य है असत्य? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। तो आप इसको बिल्कुल भी पेपर समझने की गलती मत करना, मैं किसी को पेपर प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। ये सारे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, क्या माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको इसको सरोजिनी नायडू को क्या है, कोकिला माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कि सत्य है या असत्य है, तो सत्य है। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा तो बेटा सभी को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि आपके फ्रेंड्स तक की भी ये वीडियो पहुँच पाए और सभी आसानी से पढ़ाई कर पाए। और अच्छी पढ़ाई कीजिए, बहुत ही अच्छी पढ़ाई कीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अभी आप देखो, आपका 11th क्या होता है, बेसिक होता है। यदि आप अच्छी पढ़ाई अभी नहीं करोगे तो आपका 12th बेसिक कमजोर रह जाएगा। इसलिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेस कमजोर मत रहने देना। और वास्तव में फिजिक्स का तो बेस कमजोर रहने मत देना, केमिस्ट्री का। बायोलॉजी वाले के लिए खास है केमिस्ट्री का, क्योंकि बायोलॉजी आपका फिजिक्स तो 12th के बाद में छूट जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री आपका मजबूत रहना चाहिए। और मैथ्स वाले के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही अच्छा रहना चाहिए, और मैथ्स तो अच्छा रहना चाहिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सही जोड़ी बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और अपन तो ऑलराउंडर है, हिंदी इंग्लिश सब मैं पूरे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे लेकिन मैं कोचिंग क्लासेस में इंग्लिश नहीं पढ़ाऊँगा आपको। कोचिंग क्लासेस में मेरे मेन सब्जेक्ट चलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायोलॉजी, जो ऑनलाइन कोचिंग में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी मैं जीके के लाते रहता हूँ, जीके भी, क्योंकि मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे जीके की तैयारी कर लीजिए। कबीरदास का जन्म का ग्राम क्या है? दिल्ली के निकट सीही में यहाँ पे इसका कबीरदास का जन्म। मैंने आपका यहाँ पे सही जोड़ी जो मैंने बनाई है 6 प्रकार से मैंने सही 6 ऑप्शन लिए हुए। हो सकता है इसमें तो 3 या 4 पेपर में आए, 3 या 4, 2 या मैं 3 या 4 भी नहीं बोल रहा, मैं यहाँ से कम बोल रहा कि 2 भी आ जाए तो आपके नंबर 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ से 2 नंबर से कर लेंगे। तो इसको आप देख लीजिए और अच्छे से इसको कर लीजिए। तो आप ये पेपर में बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद में जो आपका राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर का कबीरदास का जन्म ग्राम क्या है? दिल्ली, और दिल्ली के निकट सीधी में है। इसका राइट आंसर जी हो जाएगा। दूसरा नंबर जो है तरसी जी, रोम, माहोरा, राजस्थान की तरज रजत बूंदे हैं। थर्ड नंबर ऑप्शन है यहाँ पे स्वर सामग्री का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अनुपम मिश्र का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। पांचवा शेखर जोशी का क्या हो जाएगा, गलत लोहरा हो जाएगा। और 6 नंबर का क्या हो जाएगा, सी प्रेमचंद हो जाएगा इसका राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सारे, तो आप इसको राइट आंसर देखते जाइए। मैंने सही जोड़ी में उसके सामने के सामने राइट आंसर से लिख के रखे हैं, तो आप वहाँ पे गलती मत कीजिए, वहाँ पे राइट आंसर दिए हुए हैं मैंने। तो मीरा बाई आजीवन किस इष्टदेव की आराधना करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई
किसकी आराधना करती है? कृष्ण जी की करती है। कृष्ण जी की मीराबाई बहुत ही अनंत भक्त थी। ये आपको बहुत ही 6, 7, 8 क्लास से आपने पढ़ते हुए आए होंगे। हिंदी इतनी आसान है कि मुझे तो बहुत इसकी हिंदी की कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो आपको भी आता होगा। चलिए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद बोलते हैं ना, दोस्त कभी दिखाई नहीं देता, तो ईद का चांद होना बुहारे का क्या अर्थ है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद का चांद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे हिंदी पढ़ाना भी बहुत मज़ा आता है और हिंदी पढ़ने में भी। तो आप आजकल तो हिंदी पढ़ने को मिलती नहीं है, बहुत कम पढ़ाने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नंबर यहाँ पे थर्ड है। किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, तो कौन सा आता है? महाकाव्य जो है, तो महाकाव्य में महाभारत और एक रामायण, यहाँ पे कॉमा लगा देना। महाभारत भी हमारा एक महाकाव्य है और रामायण भी हमारा एक महाकाव्य है और रामचरितमानस भी हमारा एक महाकाव्य है, आप वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। और खंड काव्य का यहाँ पे क्या दे देंगे? पंचवटी और सुदामाचरित। तो पंचवटी सुदामाचरित यहाँ पे 2 ले लिए हैं और भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए में वाक्य को शुद्ध बना के लिखना है। यहाँ पे शुद्ध नहीं है तो आप क्या लिखेंगे? मुझे 5 रुपये चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे ना, किसी से बोलेंगे तो कि मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। मुझे 5 रुपये चाहिए, जितने की जरूरत है उतने मांग रहे। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप? मुझे 5 रुपये चाहिए। तो आपको मुझे तो ये राइट आंसर लग रहा है और आपके अकॉर्डिंग आप समझ लेना कि मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, ऐसा बना सकते हैं कई लोग। तो या परीक्षा में बनाओगे तो आपसे ये गलती करके आऊँगा, मुझे केवल 5 रुपये चाहिए। तो मुझे भी यहाँ पे कन्फर्म यहाँ पे आंसर नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर सही होना चाहिए। आप फिर अपने हिसाब से आंसर देख लेना, नहीं तो बोलेंगे सर ने गलत बताया था, हमारे नंबर कट गए। मुझे यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हिंदी मेरा एकदम खास सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन तब भी नॉलेज तो मुझे अच्छा है, क्योंकि मेरे जो 10th क्लास में जब मैंने यहाँ पे हिंदी का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय मुझे जो एसी में जो मुझे 10 आउट 10 मिले थे। ऐसे में मैंने ऐसे लिखा था कंप्यूटर के ऊपर में, ऐसे आया था मुझे उस टाइम में 2010 में आया था लगभग, है ना। तो यहाँ पे मुझे 10 में से 10 नंबर मिले थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, शायद सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। भक्ति काल को जा लिखा गया यहाँ पे 4 भागों में। भक्ति काल जो है वो 4 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को हमने कितने भागों में बांटा है? तो भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे तो कौन से ज्ञानश्रेयी शाखा है, प्रेमाश्रेयी शाखा है, कृष्णश्रेयी शाखा है और रामश्रेयी शाखा, यहाँ पे 4 प्रकार से है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कौन से? तो यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है, इसको ध्यान से रख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीरदास जी जो है, इन्होंने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ईश्वर का प्रतीक माना है। कुमार को कबीरदास जी ने किसका प्रतीक माना है? कुमार को ईश्वर का प्रतीक माना है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जो है, ये छायावादी काव्य के आधार स्तंभ हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी ये मैंने बंद ही करना भूल गया हूँ, तो इस प्रकार से डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो अपन क्वेश्चन नंबर पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया था। तो यहाँ पे भक्ति काल में जो ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के आधार स्तंभ के नाम कौन से? जो जयशंकर प्रसाद है, ये छायावाद के आधार स्तंभ है। इनके बिना तो छायावाद में कोई विकास नहीं हो सकता था। सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि विकास हो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में जयशंकर प्रसाद बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, मेरा भी हिंदी जब मैं पढ़ा था तब बहुत ही अच्छा था। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हिंदी के हर सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज है, तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पहले तक इतनी तैयारी करवा दूंगा कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। तो अपन अभी नेक्स्ट मंथ से ही अच्छी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे और अभी से आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए और अच्छे नंबर लाइए, सभी अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो जब अच्छा पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे अपन। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? अथवा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है भक्ति काल को। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आप अभी से लिख के रख लीजिए। मैंने बोला था कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देखते हैं, वो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ ना, उसको आप अलग से अभी से नोट करके रख लीजिए कि ये बोर्ड एग्जाम में भी अभी से, वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से एक कॉपी बना लो कि बोर्ड एग्जाम में सर ने बताया तो वो बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो उस तरीके से आप उसको अभी से नोट करते चले, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि सर सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे मोस्ट है वहीं पे ज़्यादा बोलता हूँ, उसके बिना तो अपन आगे बढ़ जाते। फिर मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे लिए गए हैं, जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो जनसंचार के अभी तो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्टिव में ऊपर में देखा है, तो ये वाला आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव से देख लेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव में मैंने लिया है, तो जनसंचार के कोई 2 माध्यमों के नाम कौन से हो सकते हैं, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मैंने आंसर आपको प्रोवाइड करवाया। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके मैंने आपको यहाँ पे आंसर से नहीं दिए, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले के मैंने आपको यहाँ पे पूरे आंसर से दे दिए थे, मतलब 5 तक के मैंने आपको यहाँ पे पूरे आंसर दे दिए, 7 तक के। और ये जो मेन क्वेश्चन अपने 2 नंबरों के लिए स्टार्ट हो रहे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 2 नंबर के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसकी मैं नेक्स्ट आपको पार्ट अभी जस्ट मैं आपको 1.5 आवर में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। 1 आवर भी नहीं लगेगा, हाफ आवर लगेगा। हाफ आवर में से इसका पार्ट सेकंड आ जाएगा, तो ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आ जाएगा। उसमें आपको मैं पूरा आंसर 6 से लेके जितने भी आंसर है लास्ट तक के मैं पूरे प्रोवाइड करवा दूंगा। और वो उसका मैंने PDF बना के रख लिया, बस रिकॉर्ड करना है और फिर बस डालना है। तो मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में है, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये 7 नंबर क्वेश्चन से मैं आपको अभी इसका आंसर भी कंप्लीट करवा दूंगा। 6 का भी आंसर आपको मिल जाएगा, 7 का भी आंसर आपको मिल जाएगा। छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो ये भी आप अपने पास से इसको याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी मैं आपको इसके आंसर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप अच्छी तरह पढ़ाई कर सके। आपके पास में कम टाइम है, तो आपके पास में एक मतलब कि एक साथ पूरा सब कुछ रहेगा, तो आप अच्छी तरह पढ़ाई कर पाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। तो चलिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में रहेगी कि आप हमेशा अच्छे नंबर लेके आए। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है, नाम लिखिए। तो इसका भी आंसर वहाँ पे इसका आंसर मैंने वहाँ पे नहीं दिया, ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम दिया। तो इसका आंसर भी अगर आप लिखना चाहें ना, तो इसका भी आंसर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। मानव शरीर मतलब कि अपना शरीर का निर्माण कैसे, किन 5 तत्वों से हुआ, तो कौन से पृथ्वी मतलब कि अपनी मृदा और आकाश और जल, अग्नि और वायु, ये हमारे क्या है 5 तत्व है, पंच तत्व है, जिससे हमारा मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 2 नंबर के लिए आया है, 5 तत्वों के नाम लिखना है। 5 तत्वों से ही मिलकर बना हुआ है, 6 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर नहीं बना है, 5 तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो नहीं तो आप कहीं बोल देना वो आयरन और ये और वो तत्व नहीं है। यहाँ पे 5 तत्वों से मिलकर बना मतलब कि नभ है ना, पूरा आकाश, जो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे रीतिकाल के प्रमुख कवियों का आंसर इसका मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। पेपर में मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, लेकिन एक प्रयोगवाद वाला भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि प्रयोगवाद वाले जो प्रयोगवाद के कवि होते हैं, प्रयोगवाद के कवियों के बारे में, तो प्रयोगवाद के कवियों के लिए भी आप यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करके जाइए। और एक और क्वेश्चन है छायावादी कवियों के बारे में भी आप छायावादी कवियों की विशेषताएं, तो छायावादी कवियों की विशेषताएं आप यहाँ पे कर लेंगे, छायावादी काव्यों की और सभी काव्यों की, छायावादी काव्य की कर लेंगे, नई कविता की विशेषताएं कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके। मैंने यहाँ पे प्रगतिवाद, तो ऐसा मत बोल देना सर आपने तो प्रगतिवाद बताया था वो आया नहीं सर, ऐसा आ गया। तो खूब आप कमेंट करते हो कि सर अच्छा आपका पता है वो आ गया, और नहीं आया तो फिर आप कमेंट करने लग जाओगे कि सर आपने बताया और आया नहीं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे बेटा। कभी पूरे क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेंगे तो फिर पेपर निकालने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि पूरा पेपर में पूरे क्वेश्चन नहीं देते ना हम यहाँ पे, इसलिए अपन ने यहाँ पे सिर्फ प्रगतिवाद एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तैयार करना। तो प्रगतिवाद के अथवा में आप यहाँ पे अपने मन से आप छायावादी काव्य की विशेषता याद कर सकते हैं, नई कविता की याद कर सकते हैं, और एक दो और वहाँ पे कवि है। तो जितनी विशेषता है वो 3 प्रकार की नई कविता है, छायावादी काव्य की है, और प्रयोगवादी कवि अलग है और प्रयोगवाद अलग है। तो यहाँ पे दो है, तो वो 4 प्रकार की विशेषता है, आपको याद करना है। उन चारों में से एक प्रश्न पक्का है कि बेटा उनके बिना पेपर नहीं बन सकता। तो सुमित्रानंद पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस वाद से जुड़े हैं, तो यहाँ पे छायावादी काव्य की विशेषता नहीं ली है, प्रयोगवाद काव्य के लिए है। तो जब छायावादी भी सभी को याद करें, और छायावादी काव्य के भी 2 कवि याद करें, प्रयोगवादी के भी 2 कवि याद करें, और नई कविता के भी 2 कवि याद करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे। आप एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस तैयार करके जाएं, क्योंकि ये कोविड काल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ के चलिए, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है। तो किस छंद में लिखा है, आपको रामचरितमानस जो है वो किस छंद में लिखा है। आप रामायण तो पढ़ते ही होंगे, सभी को पता होगा, लड़के बॉयज़ लोग जितने भी है सभी रामायण पढ़ते होंगे। तो किस छंद में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है। रामचरितमानस किस इसमें लिखा हुआ है,
नेक्स्ट यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने सारे आपको बिल्कुल भी आपको आंसर के लिए फिक्र नहीं करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे मैं प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है, आप इसका आंसर देख लेना। आपको प्रोवाइड कर मैं अभी ये इसका आंसर आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, तो आप इसका आंसर अभी जैसे मैंने वीडियो अपलोड करूँगा तो वैसे आप ये आंसर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप अपने मन से कर लेंगे। मैं इसको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11, आप जो पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। ये आपका आंसर मैं आपको इसको दे दूंगा। भारत का प्रथम संचार वाचक किसे कहा जाता है, इसका भी इन दोनों में से कोई भी एक का आंसर मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। ये यहाँ पे इसका आंसर शायद से मुझे याद आ रहा था, अभी मैंने बनाया था इसको। चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको मैं पूरे आंसर दे दूंगा। इसी छोटा सा एक वन वर्ड जैसा ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है यहाँ पे, किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहा है, तो आपने पार्ट पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। तो आपने इनको पार्ट को पढ़ा होगा, बस पार्ट पढ़ लीजिए। अब हिंदी में क्या होता है, जो क्वेश्चन आंसर अपने पार्ट से निकले रहते हैं ना, थोड़ा सा अपन पार्ट को पढ़ लो। जैसे अपन अखबार पढ़ते हैं तो अपने वो न्यूज़ याद रहती है, वैसे आपको पार्ट को पढ़ना है, कहानी को पढ़ना है और अपने मन से आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी क्या है, मातृभाषा है, तो हमको तो आती ही है ना। तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है उसको, तो आप बिल्कुल भी अपने लैंग्वेज में लिखिए। जितना अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना आप, मैं आपको यहाँ पे आंसर तो प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन वो अपने लैंग्वेज में नहीं होंगे, तो आप अपने लैंग्वेज में उसको पढ़ लेना और याद कर लेना और अपने लैंग्वेज में लिख के आना पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाली वाचक कौन थे, तो कौन थे, तो इसका अथवा यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन और लिया है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, पंक्ति का भाव यहाँ पे लिखना है आपको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पंक्ति का क्या है, विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है इसका आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरी लेखन से आप क्या समझते हो, इसका आपको 2 नंबर के लिए। ये हमारे ग्रामर से क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि ग्रामर से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पंडित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके ग्रामर से ही आते हैं, और मोस्ट क्योंकि हम कहाँ अटकते सबसे ज़्यादा, यहाँ पर हिंदी में जो कमज़ोर होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ग्रामर में अटक जाते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करते हो, आप पार्ट तो अपने मन से अपन लिख दोगे, लेकिन ग्रामर के क्वेश्चन आप अपने मन से नहीं लिख सकते। इसलिए सबसे पहले जैसे आपको ये वीडियो प्रोवाइड होगी, सबसे पहले आप ग्रामर तैयार करना, उसके बाद में फिर आप अपने पार्ट के आंसर तैयार करना, क्योंकि पार्ट के आंसर तो आप एक बार पढ़ लोगे लिख दोगे, लेकिन ग्रामर के आंसर पहले आपको तैयार करने हैं अच्छे से। तो ग्रामर क्वेश्चन भी रटना नहीं है, आपको पूरा समझ के करना है। पंडित ओलिपोदिन के नमक की गाड़ियाँ क्यों और कहाँ और क्यों रोकी, किसने रोकी थी, तो आपने इसका चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको उसमें से पता होगा। मैंने तो इसका चैप्टर पढ़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, कुएं की खुदाई चिनाई करते समय चिंजारो अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नंबरों के लिए ये हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पार्ट से पार्ट अभी यहाँ पे न्यू चैप्टर, अभी आपका बुक जो चेंज हुई है तो सब नए यहाँ पे आएगा, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे। मुझे ऐसे लग रहा है कि पार्ट के, मैं क्या करता हूँ, जो पार्ट का नाम जो रहता है उसके आधार पे क्वेश्चन बनाते हैं, उसके आधार पे ही बोर्ड एग्जाम पेपर सेट करता है, तो उसके पार्ट के नाम के आधार पे ही आप समझ लीजिए अपना, आप एक बार बस पेपर सेट करना सीख जाइए, आपके सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और मैं तो अब जब पढ़ता था तो मैं खुद ही अपने टिक लगा देता था, और जो पढ़ के जाता था वही का वही पेपर में आ जाता था। ऐसे क्वेश्चन से मतलब कि मुझे तो अपने आप में मेरा लक चलता था। चलिए आपके लिए भी लक, कई बच्चों के लिए भी ऐसे ही होता है कि मैं जब भी कुछ बता देता हूँ तो वही का वही बन जाता है कई बार। तो आप इसको भी इंपॉर्टेंट करके जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए, क्योंकि मैं तो अब लगातार आजमाते हुए आ ही रहा हूँ। 7-8 सालों से मेरा कभी मतलब गेसिंग फेल हुई नहीं है। सारे स्टूडेंट्स को, मेरे जितने भी कोचिंग स्टूडेंट्स को मैं हर बार कोचिंग देते रहता हूँ, यहाँ पे क्लासेस में बताते रहता हूँ, वही के वही क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे। तो अच्छा अनुभव है मुझे इस बारे में, तो इसलिए मैं प्रोवाइड कराता हूँ। यदि अनुभव नहीं रहता तो मैं आपको प्रोवाइड ही नहीं करवाता। मेरे को क्या यहाँ पे ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत थी। तो कबीर अथवा मीरा भाई, आप पेपर बिल्कुल भी मत समझिए बेटा, मैं आपको समझा के इसलिए बता रहा हूँ कि आप पेपर समझने की गलती करोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे, है ना। क्योंकि हमको रट्टा मार के अभी पेपर दे के, पेपर अगर आपको मैं प्रोवाइड करवा भी देता मान लो, तो आप क्या करते, क्या कौन सा तीर मार लेते आप। आपको बस जितना है इतना आपको लिख के आना है, नॉलेज लेके पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप पढ़िए, आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। कुछ लोग इतने आलसी होते हैं कि बस हाँ सर हमको आंसर दे दो, हम रट लेंगे, हम नंबर ला लेंगे। नंबर ला क्या करोगे आप, 99 बना के आप 99.9 भी बना लो तो कुछ नहीं करोगे आप, है ना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको घर पर बैठना है 99.9 बना के भी, क्योंकि वहाँ जो ऊपर जिसको वर्क करना है वहाँ तो सिर्फ काम, जो वर्क अच्छा करता है उसका मतलब है ना। 99.9 भी बना लोगे तो घर पे बैठना, अगर अपना नॉलेज अच्छा नहीं है। इसलिए नॉलेज लो बेटा,
जितना ज़्यादा नॉलेज होगा ना उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। आज मेरा नॉलेज है तो आप मेरे को यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। मैं भले मेरा मैथमेटिक्स है, मेरा मैथमेटिक्स से MSc है और वर्ग 2 एग्ज़ाम में क्वालिफाइड भी हूँ। अभी तक ये कोविड की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे वर्ग 2 में यहाँ पे 91 मार्क्स है और मैं फ्रेशर से था यहाँ पे, इसलिए मेरा भी एग्ज़ाम में भी लिस्ट में यहाँ पे नाम का चल रहा है सेकंड लिस्ट में, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा। तो अभी ये रुका हुआ है, जैसे यहाँ पे लिस्ट आती है तो मेरा तो MSc मैथमेटिक्स से B.Ed है और मैंने PGDC भी करके रखा है, डिग्री भी मेरी कंप्लीट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे MSc में भी यहाँ पे जो मैंने MSc किया हुआ है उसमें मेरे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से मेरा MSc है और यहाँ पे मेरे 81 सॉरी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से मेरा यहाँ पे MSc है मैथमेटिक्स से, यहाँ पे मेरे 81% है और मेरे 10th में भी 81% है और सॉरी 10th में मेरे 81% है इसमें भी। और मेरे 12th में यहाँ पे 75% थे। मेरे 12th में थोड़ी पढ़ाई कम कर ली थी उस समय, अब बहुत ज़्यादा काफ़ी यहाँ पे हो गया है हमारी पढ़ाई तो तब भी, लेकिन नॉलेज हमने जो लिया हुआ है, मतलब कि नॉलेज लेके भले परसेंट कम है लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए, तो उस आधार पे आप पढ़ाई तैयारी कीजिए। चलिए, आपका मैंने आज टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर दिया इस वीडियो में, तो यहाँ पे इस प्रकार से रचनाएं तभी समझाना भी जरूरी है, तभी तो आप समझते हो, क्योंकि आप में अभी पूरा बचपना भरा हुआ है। आप बस ये सोचते हो कि सर बस क्वेश्चन दे दो, आंसर दे दो, हम पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, हो जाएंगे, और नहीं आया इसमें से कुछ भी तो बोलेंगे सर के पास जाके कमेंट में, सर जी ऐसा करा था कुछ भी नहीं आया, आप तो बस ऐसे ही करते वैसे ही करते, पता नहीं क्या क्या बोलते हो बच्चे, बहुत बुरा बोलते, बहुत बुरा लगता है बेटा जब बोलते हो तो। ठीक है, बोलिए आपकी क्या कर सकते हैं। प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर बताइए। तो रचनाएं या फिर यहाँ पे भाषा जो है वो है, आपको क्या करते हैं कि जितने भी आपके मतलब कि आप ये मत देखिए कि मैंने यहाँ पे प्रेमचंद दिया, शेखर जोशी दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि दोनों पेपर में आ जाए आपके। आप ये देखिए कि आपके स्कूल से में जहाँ पे आप पढ़ते हो उन स्कूल से में कितने चैप्टर पढ़ाए हैं आपको हिंदी में, तो उतने चैप्टर अगर आपको मान लो कि ये पेपर में आ भी गए तो आपको वो स्कूल में फिर चेंज कर देंगे वहाँ पे पेपर, तो क्या करेंगे वहाँ पे कि आपको चैप्टर जितने पढ़ाए हैं उस चैप्टर के आप क्या कर लिए, एक रफ कॉपी लीजिए और जितने चैप्टर आपको पढ़ाए उसमें कवि के नाम, जैसे जो मतलब कहानी वाले चैप्टर है तो उसमें वो कवि होंगे, सॉरी कहानी वाले चैप्टर है तो उसमें क्या होंगे, वो लेखक होंगे, तो लेखक के नाम पहले, कवि के नाम एक तरफ और लेखक के नाम एक तरफ। यहाँ पे आप क्या कर लीजिए 2 कॉलम बनाइए, लेखक के नाम कवि के नाम एक तरफ लिखिए, लेखक के नाम एक तरफ लिखिए, और यहाँ पे बीच में आप ऐसा नहीं कीजिए, एक काम कीजिए, ऐसा कीजिए कवि लिखो और इनकी फिर रचना लिखो, और फिर यहाँ पे इसका ये 2 बॉक्स बना दो, और फिर दूसरा आप एक के नीचे ये पहला नंबर इसका कवि आपने लिख दिया कि मान लो कि जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद का आपने यहाँ पे उसकी 2 रचना लिख दी। फिर दूसरा जो कवि ले लीजिए, जितने भी चैप्टर हो गए उसके कवि वाले आप पूरे एक तरफ लिख लो, और उस प्रकार दूसरे प्रकार से आप एक रचना वाले मतलब कि लेखक वाले अलग लिख लो। तो लेखक भी आपको याद कर लेना, जितने चैप्टर आपके स्कूल में हो चुके हैं वो, और कवि वाले भी लिख के रख लो, और सभी की प्रत्येक की 2 रचना याद कर लो बस। और भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान तो आप अपने मन से लिख सकते हो, इतना आपको आता ही है। साहित्य में स्थान का मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ कि किसी भी कवि के बारे में आप सिर्फ उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते तो वो लिख दीजिए, और बस ये लिख दीजिए कि इस कवि का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, बस उतने एक लाइन भी लिखने पे वो नंबर यहाँ पे नंबर जो मिलते हैं टीचर नंबर दे देते हैं। बस आपको थोड़े से अगर उसमें और अच्छा पता है कि उसने बहुत ही विशेष स्थान किया है तो उसमें उस कवियों के बारे में आप वहाँ पे लिख लेंगे डिटेल, और नहीं तो आपको पता ही है फिर जितना आपको आता है। तो फिर 2 रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बनते थे पहले पेपर में, लेकिन आजकल यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, तो 4 नंबर के लिए पेपर में आपके आ सकता है। तो प्रेमचंद आ सकता है, या फिर आपके स्कूल में जितने भी चैप्टर हो गए हैं उन 2 या 3 लेखक हुए होंगे अभी तक के आपके इसमें, तो 2 या 3 लेखक हुए होंगे तो दोनों तीनों लेखक याद कर लो। अभी तो बहुत कम है, आपको वार्षिक तरह तो बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा रचनाएं, तो अभी से आता है चलो तो आपको पूरी रचनाएं याद आ जाएंगी। तो जरूरी नहीं कि प्रेमचंद आ जाए या शेखर जोशी आ जाए, दोनों में से कोई एक आ सकता है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई एक आ सकता है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेमचंद तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेमचंद तो आएगा ही आएगा, जो शेखर जोशी शायद ही आए, तो मैंने यहाँ पे प्रेमचंद का आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है शैली साहित्य में स्थान और बिरादरी का यही सहारा होता है, गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, क्योंकि ये भी बहुत बार मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे नया चीज़ें है तो इसको लेना चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। तो किससे कहा, किस प्रसंग में क्या कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा। तो ये जो अपने चैप्टर यहाँ पे नया क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बन सकता है पेपर में, और यहाँ पे 3 नंबरों के लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिए इसके, तो ये 1 नंबर के हो सकते हैं, और यहाँ पे ये 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है क्वेश्चन नंबर 18।
तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन इसका। अथवा भी आपको महाकाव्य की प्रमुख विशेषता है, लेकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखे। तो मैंने आपको बताया था कि महाकाव्य, और आपको ग्रामर में जो है ना वो महाकाव्य और खंडकाव्य, यहाँ पे खंडकाव्य नहीं लिया है। तो जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने महाकाव्य ले लिया और पेपर में खंडकाव्य आ जाए, इसलिए आप दोनों याद कीजिए, महाकाव्य को भी याद करके जाइए और खंडकाव्य को भी याद करके जाइए। खंडकाव्य की प्रमुख विशेषता भी याद कीजिए और इसको लिखकर 4 महाकाव्यों के, ये लगातार 8 साल में, आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं पढ़ता था तब से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 8-10 साल बोलो तो उससे भी पहले का एक्सपीरियंस बोलो कि अब फिर मैंने भी 10 साल पहले पढ़ाई की होंगी। तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं। तो ये महाकाव्य खंडकाव्य की विशेषता लगातार पूछते हैं, इनके 4 कवियों के नाम भी ऐसे पहले पूछते थे। तो यहाँ पे भी ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप भी अपने पढ़ने के बाद में आप भी अपने भाई बहनों को बताओगे कि हमारे समय ये यहाँ पे होते थे, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे हम। तो यहाँ पे आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित अपठित गद्यांशों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आ सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 का जो यहाँ पे गद्यांश है, गद्यांश आपको पूरा पढ़ लेना है, अच्छी तरह पढ़ लो, इसको देख लो कैसा है। यहाँ पे गद्यांश, शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप कुछ ऋण भी है या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है और एक की गोद में खेल कूदकर और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति दे, आपके शारीरिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपको परम कर्तव्य नहीं। प्यारे भाइयों उठो, आलस छोड़ो। चलो आप भी आलस छोड़ो, बहुत आलसी करते हो। प्यारे भाइयों उठो, आलस छोड़ो। जो आलस करता है ना वो आगे बढ़ नहीं सकता। मैं तो दिन भर मतलब 8 से 10 घंटे कोचिंग पढ़ाता हूँ, उसके बावजूद मैं 8 से 10 घंटे में यूट्यूब वीडियो में दे रहा हूँ। तो आप सोचिए आप कितना वर्क कर रहा हूँ, तो 24 घंटे ही होते हैं, उसमें से आप ये समझ लीजिए 8 दूनी 16 तो ये हो गए, है ना। अदर बाकी आप 6 घंटे 8 घंटे में अदर निकालते हो, बाकी तो पूरा इसी में। तो आप देखिए, आप भी आलस छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप अपने लिए कर लीजिए, कम से कम अपने लिए पढ़ाई कर लीजिए। मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप अपने लिए कर लीजिए कम से कम, है ना। आप मेरे लिए नहीं करना चाहते तो अपने लिए पढ़ाई कर लीजिए कम से कम। आलस छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। अपने मातृ ऋण से मुक्त करो संसार। नेक्स्ट है यहाँ पे, संसार में सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ, परंतु ध्यान रहे यह व्रत धारण नहीं है, इस बात का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया है, इसका यहाँ पे उत्तर क्या है, तो हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो हमारे ऊपर इसका उपकार है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तो हमारे ऊपर इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिया नहीं, तो आपको यहाँ पे आंसर इसी से गद्यांश से पढ़ के ही लिखना है। तो हमारे ऊपर किसका उपकार है, यहाँ पे देख लीजिए, जितना आप पर इतना उपकार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। कौन बनाती है, एक जननी आपको जन्म देती है। जननी मतलब कि माँ, मतलब कि अपनी माता जो आपको जन्म देती है। गोद में खेल कूद कर और खा पीकर आपको पुष्ट होते हैं, और मतलब कि उसकी जननी के मतलब माता के हम गोद में खेल कूद कर और पीकर क्या होते हैं, पुष्ट होते हैं। और एक आपको अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति देती है, आपके शारीरिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है। तो उपकार किसका हो गया, अपनी माता का हो गया जीवन पे, जननी का हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो हमारे ऊपर किसका उपकार है, माता का है, मातृभूमि का है, मातृभाषा का है, या मातृ सेवा का है, और या फिर सेवा का है। तो आपको आंसर पता हो क्या होगा, बता दीजिए कि जल्दी से कौन सा आंसर है, लगा दूं मैं यहाँ पे। चलिए, आप जो समझ रहे थे वही है, तो माता जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि इसका आंसर मैं सेकंड आप पीडीएफ में आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा। छोटे छोटे क्वेश्चन आपने 9th-10th में पढ़े, 9th-10th मैं आपको इसलिए इधर से समझा रहा हूँ ये, क्योंकि आपने 9th-10th में 2 साल तो हिंदी पढ़ी नहीं है, कुछ भी आपको पूरे माइंड के ऊपर से जा रहा होगा। अभी 11th में भी आ गया, आप 10th तो आपका ऐसे निकल गया, 9th भी ऐसे निकल गया। तो बहुत ज़्यादा ये कोविड की वजह से भी और पहले भी बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ाई आजकल कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, तो किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है लेखक, मातृभाषा की करने के लिए कह रहा है, माता और मातृभूमि की कहने के लिए कह रहा है, माता और मातृभूमि मातृभाषा की कहने के लिए कह रहा है, या संसार की। तो लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे देख लेंगे फिर से अपने गद्यांश में। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं, माता लेखक जो है
मातृभाषा पर उपकार है। एक जननी आपको जन्म देती है कि गोद में खेल कूदकर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं। एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे, आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है, इसके कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं? प्यारे भाइयों, उठो, आलस छोड़ो, कमर कसो और अपने मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। आप किसकी बात सेवा में तत्पर हो जाओ? मातृभाषा की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आंसर? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लेखक किसकी सेवा करने के लिए क्या कह रहा है? मातृभाषा की सेवा करने के लिए कह रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा की सेवा करने के लिए कह रहा है। माता की सेवा करने के लिए नहीं कर रहे कि यहाँ पे देख लेते एक बार। मातृभाषा, एक मिनट, अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ, अपने मातृ ऋण से मुक्त करो। मातृ ऋण से मुक्त करो मतलब कि अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर होने के लिए बोल रहा है। मातृभाषा में सेवा में तत्पर हो जाएंगे तो अपने मातृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। मैं सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ, परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका पूरा। मैं सपूत कहलाओ और मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ, परंतु ध्यान रहे यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे, तो ये पेपर में बन सकता है, आप इसको तैयार करके चले जाइए। बहुत ही अच्छा गद्यांश था। तो ऋण का विलोम यहाँ पे बताना है आपको, तो ऋण का विलोम आप देख लेना। ऋण का विलोम यहाँ पे देख लेना आपने, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको कुछ गलत बता दूँ, फिर आप गलत करो, फिर मुझे बाद में बोलो फिर कमेंट में। तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ है? तो कठिन कार्य है। तलवार की धार पर चलना एक कठिन कार्य है, या फिर असंभव कार्य, मेहनत का कार्य है, या सीधी पतली रेखा पर चलना है। तो मेरे हिसाब से ये इसका राइट आंसर हो सकता है मेहनत का कार्य। तलवार की धार पर चलना मतलब कि एक कठिन कार्य करना या मेहनत का कार्य करना। तलवार की धार पर चलना मतलब कठिन कार्य करना, मेहनत का कार्य नहीं, कठिन कार्य करना। तो आपके हिसाब से आप लगा दीजिए, मुझे उसका कंप्लीट नहीं पता, आप इसको देख लेना। तो इसको भी आप देख लेना, यहाँ पे जितने भी आंसर्स दिए हुए हैं। तो सभी बच्चों ने बोला था कि सर आप अच्छे से स्पष्ट करके समझाना, इसलिए मैंने इतना समझाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए अथवा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो आप ये भी मैंने यहाँ पे एक गद्यांश भी ले लिया है, क्योंकि गद्यांश भी आता, तो आप इसी प्रकार से कोई एक तो इसको गद्यांश को तैयार कर लीजिए, या फिर कोई भी गद्यांश आपको आ जाए, कोई भी पेपर में आ जाए तो आप उसको कर लेना। तो मैंने यहाँ पे गद्यांश लिया, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से आप कर लेना। यहाँ पे केकैया, कुब्जा, मालिक, तो इसका आंसर आप इसको वीडियो को पुश करके देख लेना, आगे पीछे करके कहाँ पे क्या दिया हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको धीरे धीरे चला देता हूँ ताकि आपको पूरा दिख जाए। देखो तो मैं आप इसको PDF एक साथ ले लेता हूँ, इसको आप ले लेना एक साथ में। फिर जो ध्यान से, कहा दासी ने धीरज त्याग लगे इस मेरे मुंह में आग, मुझे क्या मैं होती हूँ कौन, नहीं रहती फिर क्यों मौन, देखकर किंतु स्वामी हित। अब चलिए यहाँ पे आप देख लेना, तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। चलिए वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, इसका आप पूरा आंसर देख लेना। उस गद्यांश को पढ़ के, गद्यांश पढ़ना आपको आता है आसानी से, मंत्रा के अनुसार क्या है, तो यहाँ पे आप देख लेना, पूरा गद्यांश में लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पेपर में बन सकता है। तो आप इसको भी गद्यांश को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। सरी यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा गद्यांश लिया है मैंने, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे मेरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन बहुत ही अच्छी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ प्रसंग आपको एक ना एक कोई ना कोई गद्यांश आएगा, तो मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया अपने मन से, मुझे लगा कि ये पार्ट से आना चाहिए था, तो मैंने इस पार्ट से यहाँ पे एक गद्यांश लिया हुआ है। तो आप देख लेना इसको अच्छे से, पेपर में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो ये आपको एक और गद्यांश दिया हुआ है, तो अथवा 2 गद्यांश दे दिया मैंने, दोनों में से आपको जो करना है वो अपनी इच्छा अनुसार कर लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पे दिया हुआ है। सारे आंसर्स मैंने आपको दूसरे इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा 1 आवर में। आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सांत्वना पत्र लिखिए। तो ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन गई है, लेकिन आपके लिए आपने यहाँ तक कि बने रहे, आपने साथ दिया और अच्छी तरह समझा, पढ़ा,
चलो यूट्यूब पे आपको मिलते जाएंगे क्वेश्चन बताने वाले, लेकिन समझाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। तो आपको थोड़ा गाइड करते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप मेरे गाइड करने से एक भी बच्चा, मतलब कि अगर मुझे 1000 भी अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो 1000 में से यदि 100 बच्चे भी मेरी मतलब बातों से समझदार बन जाए और अपने आप में अच्छे बन जाए और अपने आप में समझे कि नहीं हमको आजकल गेम नहीं खेलना है। आजकल बहुत सबसे ज़्यादा बच्चे गेम में चले गए हैं, दिन भर गेम खेलते रहते, पता नहीं क्या करते। तो गेम ना खेले और ये अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ाई से ही आप आगे मतलब कि आगे बढ़ सकते हो। गेम खेलने से आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब गेम, मतलब मोबाइल वाले गेम की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। गेम्स भी अलग होते हैं, फिर वो गेम्स में भी लाइफ बनती है, लेकिन मोबाइल वाले गेम में कोई लाइफ नहीं बन सकती। तो आपको वो अभी गेम खेलना अच्छा लग रहा होगा, आप गेम खेलो, पहले एक तरक्की कर लो, उसके बाद गेम्स खेलो। आजकल दिन भर बस उसी में गेम में लगे रहते, तो आप ये गेम वेम खेलना बंद करो और ये पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और ये पेपर आ रहे हैं, है ना, तो आप बिल्कुल आप ये अच्छी तरह तैयार कर लो। तो ये सारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वर्तमान में भी मैंने क्या हुआ कि वर्तमान में जब भी मैं बताता हूँ कुछ ना कुछ, जो हिंदी में क्या होता है ना, वर्तमान में जो भी चीज़ें घटित होती है उसके ऊपर ऐसे बन सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया कि वर्तमान समस्या में जो हमारा क्या है, वर्तमान समस्या में कोरोना है, तो कोरोना की समस्या से हम कैसे निपटेंगे। तो आपको लिखना कैसे इसका आंसर, तो मैं इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको सारे। ऐसे भी मैंने आपको आंसर में प्रोवाइड करवाया है कोरोना का। चलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आपको देता हूँ 1.5 आवर में। तो तब तक क्या आप इसको तैयार कर लीजिए, जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से तैयार कर लीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और बताइए कि ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसके बाद आप बताइए कि आपको क्या ये पार्ट कैसा लगा। बहुत बोरिंग तो नहीं लगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोला इसमें, बहुत ज़्यादा तो नहीं समझाया। अपनी कमेंट जरूर कीजिए और किस प्रकार से मेरी वीडियो आपको कैसी पसंद आ रही है, अपने दोस्त तक के पहुँचाए यदि पसंद आ रही है तो। इसी प्रकार मैं आपके लिए आपकी हेल्प करता रहूँगा बोर्ड एग्जाम तक के, और वीडियो लाते रहूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.5 आवर में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।